नमो नमः मित्रों। आज स्टडी जोन यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम सभी संस्कृत भाषा के अंतर्गत आने वाले वर्णों, उसके समूह अर्थात वर्णमाला और वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्टडी कैट जोन यूट्यूब चैनल पर यह पहला वीडियो होगा। तो माँ सरस्वती की वंदना करते हुए आज की कक्षा का हम प्रारंभ करते हैं और अध्ययन करते हैं आज हम संस्कृत का। देखिए, संस्कृत है क्या? संस्कृत एक भाषा है और जब संस्कृत को समझने के क्रम में हम भाषा की चर्चा करते हैं तो प्रश्न उठता है कि यह भाषा क्या है। तो हम भाषा की चर्चा पहले कर लें और उसके बाद फिर संस्कृत को समझें। देखिए, ये जो भाषा है ना, भाषा कहते किसे हैं? तो व्यक्ति जिस माध्यम से अपने विचार को अभिव्यक्त करता है, हम जिस माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, वह माध्यम क्या कहलाती है? वह माध्यम ही भाषा कहलाती है। इन्हीं माध्यमों में से संस्कृत एक सर्व प्राचीन माध्यम है। संस्कृत क्या है? सर्व प्राचीन भाषा है। आप स्वतः सोचिए कि आप किन किन माध्यमों के द्वारा अपने विचार को प्रकट करते हैं। वो भाषाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? वो भाषाएं संस्कृत हो सकती हैं, वो भाषाएं हिंदी हो सकती है, अंग्रेजी हो सकती है, उर्दू हो सकती है, मैथिली, भोजपुरी इत्यादि सभी भाषाएं हैं जिसके माध्यम से आप अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो भाषा वह होगी जिसके माध्यम से अपने विचारों को आप प्रकट कर सकते हैं, जिसमें भाषण करने की क्षमता होगी। इन सभी जो हमने कहा, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश आदि में भाषण करने की क्षमता है। इसके माध्यम से आप प्रकट कर सकते हैं अपने विचारों को, इसलिए ये क्या है? भाषाएं हैं। अब आप थोड़ा सोचिए खुद से कि क्या आप समाजशास्त्र के माध्यम से, जो आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, जियोग्राफी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, फिलॉसफी पढ़ते हैं, फिर इधर ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इत्यादि पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, क्या उसके माध्यम से अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं? क्या आप 5 वाक्य या फिर 1 वाक्य भी मैथ्स में बोल सकते हैं, फिजिक्स में बोल सकते हैं, केमिस्ट्री में बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते। आप केमिस्ट्री के बारे में बहुत जान ले, फिर भी केमिस्ट्री में 1 वाक्य बोल नहीं सकते हैं। उसको, केमिस्ट्री को जानने के लिए आपको संस्कृत की आवश्यकता पड़ेगी, या फिर इंग्लिश की आवश्यकता पड़ेगी, या फिर हिंदी की आवश्यकता, अर्थात अन्य किसी भी भाषा की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात किसी भी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। वो भाषाएं नहीं है। वो भाषाएं क्यों नहीं है? मैथ्स, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री इत्यादि भाषाएं क्यों नहीं है? क्योंकि उसके माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकते, हम अपने भाव को प्रकट नहीं कर सकते। उसमें बोलने की क्षमता नहीं है, उसमें भाषण करने की क्षमता नहीं है, इसलिए वह भाषाएं नहीं है। ये संस्कृत, हिंदी, मैथिली आदि, संस्कृत, हिंदी, मैथिली, अंग्रेजी आदि क्या है? भाषाएं हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वाचन करने की क्षमता है, इसमें भाषण करने की क्षमता है। हम इसके माध्यम से अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं। अब हमें चूंकि संस्कृत का अध्ययन करना है, इसलिए हम संस्कृत पर विशेष प्रकाश डालेंगे। देखिए, किसी भी भाषा में ना, उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। परिभाषा भी इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अब ये जो भाषा विकास क्रम में जाता है तो यह वर्ण क्या है? शब्द बनता है। शब्द क्या है? पद बनता है। पद वाक्य बनता है
और वाक्य महावाक्य के रूप में भाषा का रूप ले लेता है, महावाक्य बनता है, ठीक है, सॉरी, महावाक्य बनता है, ठीक ना। वर्ण शब्द बनता है, शब्द पद बनता है, पद वाक्य बनता है और वाक्य ही महावाक्य बन जाता है। महर्षि पतंजलि ने कहा अपने महाभाष्य में कि अपदम न प्रयुंजीत, अर्थात जो पद नहीं है उसका प्रयोग हम नहीं करते संस्कृत भाषा में। तो हमने देखा कि संस्कृत में वर्ण किसे कहते हैं, या फिर किसी भी भाषा में वर्ण का जो परिभाषा होगी वो इसी प्रकार हम कर सकते हैं। अब ये वर्ण होते कितने प्रकार के हैं और इनकी संख्या कितनी है? तो सर्वाधिक वर्ण है संस्कृत भाषा में, इसकी संख्या है 50। हालांकि ग्रंथों में त्रिषष्ठी चतुष्षष्ठी वार्ता 63 और 64 वर्णों की भी चर्चा की गई है, लेकिन सामान्य रूप से आपके उपयोग के लिए संख्या हम देंगे 50 का। और इसमें से 48 वर्ण ऐसे हैं जिसको आप निश्चित रूप से जानते हैं, प्रयोग में लेते हैं, और 2 वर्ण ऐसे हैं जो आप सामान्य रूप से प्रयोग में नहीं करते। आपके स्तर तक, जिस स्तर तक के लिए ये पढ़ाया जा रहा है उस स्तर तक में इन 2 वर्णों का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन चूंकि 50 हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि उच्चारण स्थान के जो सूत्र हैं उन सूत्रों में इन 2 वर्णों की चर्चा आती है, तो वहां पर आप भ्रमित न हो जाएं कि ये कौन सा वर्ण आ गया, इसलिए इन 2 वर्णों की चर्चा भी हम इस माध्यम से कर रहे हैं, ठीक है। ये 50 वर्ण है कौन? 50 वर्ण अधिक वर्ण है। तो इन वर्णों के सम्यक ज्ञान के लिए क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। हम इसे स्वर और व्यंजन के रूप में बांटेंगे, ठीक है, स्वर और व्यंजन के रूप में बांटेंगे। तीसरा भेद अयोगवाह के रूप में हम ले लेंगे, ठीक है। तीसरा भेद हम किसके रूप में लेंगे? अयोगवाह के रूप में लेंगे। स्वर की संख्या कितनी है? 13, व्यंजन की संख्या कितनी है? 33, और अयोगवाह की संख्या कितनी है? 4। इस 4 अयोगवाह में से 2 को आप जानते हैं, 2 को नहीं जानते हैं, उसकी विशेष चर्चा हम करेंगे आगे। ये स्वर कितने भेद हैं? स्वर के कितने भेद हैं? तो स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत, ठीक है। व्यंजन के कितने भेद हैं? तो व्यंजन के भेद हैं 3, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, ठीक है। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, ये जो अयोगवाह हैं ये 4 हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय और उपधमानीय। ये जिह्वामूलीय और उपधमानीय आपके लिए नया है। इस प्रकार से विभाजन है इसका। स्वर के 3 भेद, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। व्यंजन के 3 भेद, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। इसमें से स्पर्श कितने हैं? स्पर्श है 25, अंतस्थ है 4, ऊष्म है 4। ह्रस्व की संख्या कितनी है? ह्रस्व की संख्या है 5, इसे मूल भी कहते हैं, ये परिभाषा के क्रम में हम देखेंगे। दीर्घ की संख्या है 8, और ये जो प्लुत है ये प्लुत दोनों में होगा, ह्रस्व का भी प्लुत होगा, दीर्घ का भी प्लुत होगा, ठीक है। तो अब हम ये जो क्लासिफिकेशन किए, वर्गीकरण किए वर्ण का 2 भाग में और 3 भाग में, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह, इनके जो भेद है उन भेदों पर चर्चा करेंगे। भेद की परिभाषा का हम अध्ययन करेंगे। अब इस क्रम में हम जानते हैं कि ये स्वर क्या है। देखिए, हम प्रयास पूरा करेंगे कि आपको पहली बार में ही चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, लेकिन यदि जो बातें पहली बार में स्पष्ट नहीं होते हैं वो आप वीडियो को फिर से चला करके देख लेंगे, पूरी उम्मीद है कि चीजें स्पष्ट हो जाएगी, ठीक है। हम अध्ययन कर रहे थे वर्ण के जो भेद है उसका। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं स्वर वर्ण कहते हैं स्वयं राजन्ते इति स्वराः। क्या कहते हैं? स्वयं राजन्ते इति स्वराः। देखिए, आप संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं तो थोड़ी सी परिभाषा जो है वो संस्कृत में आप समझने का प्रयास करें। इसकी परिभाषा के बारे में कहते हैं कि यस्य वर्णस्य उच्चारणम
अन्यस्य वर्णस्य सहायतां विना भवितुं शक्यते तत्सः वर्णः स्वर वर्णः। जिस वर्ण का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना हो जाए उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। परिभाषा हम लिख रहे हैं, आप लोग लिख ले। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? स्वर वर्ण कहते हैं। ये स्वर वर्ण कितने हैं? तो ये स्वर वर्ण, इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या 13 है। कितनी है? इसकी संख्या 13 है। ये कौन कौन है? ये हैं अ, आ, ई, उ, ए, ऐसे पहले हम रीली को ले लेते हैं। री, दीर्घ री, ली, ए, आई, ओ और औ। इतने क्या है? स्वर वर्ण है। 2, 4, 6, 8, 10, 3, 13। 13 वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण। ध्यान दीजिएगा, ये ह्रस्वरी है और ये दीर्घरी है। लिखने में अंतर क्या आया? ह्रस्वरी को एक बार घुमाएं और इसी को दूसरी बार घुमा देंगे तो यह हो जाएगा दीर्घरी। यह जो ली है, यह ली संस्कृत भाषा में स्वतंत्र वर्ण है। हिंदी भाषा में यदि हम बात करें तो हिंदी में लॉ में री जोड़ लेने पर ली बनता है, लेकिन संस्कृत भाषा में ली एक स्वतंत्र वर्ण है। लॉ में री जोड़ने पर यहां पर ली नहीं बनता, यह स्वतंत्र रूप से ली एक अलग स्वर है। ठीक, अब हम बात करते हैं स्वर के जो 3 भेद हमने देखे थे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? ठीक, चर्चा करते हैं। क्रम प्राप्त है ह्रस्व का, तो ह्रस्व की बात करते हैं हम। ये जो ह्रस्व है, ये जो स्वर का विभाजन किया गया है ना ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के आधार पर, यह उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर किया गया है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इसका एक रेशियो है। समझते हैं हम अच्छे से इसको, क्या है ये? जिस वर्ण का उच्चारण एक मात्रा में होता है, जिसका उच्चारण एक मात्रा में हो। कितने में हो? एक मात्रा में। ठीक है, जिसका उच्चारण कितने में हो? एक मात्रा में हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर। इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या है 5। इसकी संख्या 5 है। ठीक है, कौन कौन है ह्रस्व स्वर? देखिए, अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, नाम से ही स्पष्ट है। अ, ह्रस्व ई, चूंकि यह ह्रस्व है इसलिए इसको क्या कहते हैं? ह्रस्व ई कहते हैं। उ, री और ली, 2, 3, 5, ये 5 वर्ण जो हैं वो ह्रस्व है। इसे मूल वर्ण भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे मूल वर्ण भी कहा जाता है।
इसे मूल वर्ण भी कहते हैं। इसका उच्चारण कितने समय में होता है? एक मात्रा में। अब देखिए, एक मात्रा ये फिक्स नहीं है कि आप कितने समय में इसका उच्चारण करेंगे, लेकिन हाँ ये फिक्स है कि यदि आप अ का उच्चारण अर्थात यदि आप ह्रस्व का उच्चारण 1 सेकंड में करते हैं तो दीर्घ का उच्चारण 2 सेकंड में और प्लुत का उच्चारण 3 सेकंड में। यदि आप ह्रस्व का उच्चारण 2 सेकंड में करते हैं तो दीर्घ का उच्चारण 4 सेकंड में, प्लुत का उच्चारण 6 सेकंड में। इसी प्रकार से आप करेंगे। कोई फिक्स नहीं है कि ह्रस्व के उच्चारण में हम कितना समय लेंगे। तो स्वर के बारे में हमने समझा, स्वर का जो प्रथम भेद है ह्रस्व वर्ण, इसके बारे में हमने समझा। अब ह्रस्व के जो 2 भेद और बचे, प्लुत, ये दीर्घ और प्लुत, हम इसकी चर्चा करते हैं। ये दीर्घ क्या है? तो जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे। क्या लगे? जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे। 2 मात्रा का समय लगे उसे क्या कहते हैं? दीर्घ कहते हैं। उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। देखिए, ये जो दीर्घ स्वर है ना, कौन कौन है? दीर्घ स्वर आ है। दीर्घ स्वर कौन कौन है? आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये दीर्घ स्वर हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे संधि स्वर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे संधि स्वर भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर कहा जाता है और दीर्घ स्वर को क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर को संधि स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर को क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर को संधि स्वर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं प्लुत की। ये प्लुत क्या है? तो प्लुत कहते हैं जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे। जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे क्या कहते हैं? उसे प्लुत कहते हैं। जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत कहते हैं। ठीक, अब ये प्लुत क्या है? हमने देखा कि स्वर वर्णों की संख्या 5 है, उसे पहचान, ये ह्रस्व स्वर की संख्या 5 है, उसे पहचान भी लिया कि ये वर्ण होंगे तो उसे क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहेंगे। दीर्घ वर्णों की संख्या 8 थी, जिसे संधि स्वर भी कहा जाता था, और हमने देखा कि ये वर्ण होंगे तो उसे दीर्घ कहा जाएगा। प्लुत को कैसे पहचानेंगे? तो एक सिंबल है प्लुत का। अ के सामने यदि 3 लिखा हो ना, इस प्रकार से हिंदी का 3, तो इसे क्या समझना है कि यह प्लुत है। अर्थात इसका उच्चारण, यह 3 सिंबल है कि इसका उच्चारण 3 मात्रा में हो रहा है। उसी प्रकार देखेंगे ए, यदि इसके आगे 3 मात्रा लगी हुई है, 3 का लिखा हुआ है, तो समझना यह है कि इस ए का उच्चारण 3 मात्रा में करना है, अर्थात यह क्या है? यह प्लुत है। ठीक है, इस प्रकार से हम समझेंगे। तो हमने देखा ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के बारे में, मतलब हमने स्वर के भेदों की चर्चा कर ली। अब जो वर्ण का दूसरा भेद था व्यंजन, हम व्यंजन की चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने स्वर की परिभाषा में कहा कि स्वर की परिभाषा की, उसी प्रकार व्यंजन की परिभाषा हम इस प्रकार कर सकते हैं कि यस्य वर्णस्य उच्चारणम
स्वर वर्णस्य सहायतां विना न भवितुं शक्यते सह व्यंजन वर्णः। अर्थात व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे? तो जिस वर्ण का उच्चारण, समझ लीजिए, जिस वर्ण का उच्चारण बिना स्वर वर्ण के सहायता के न हो सके उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। उदाहरण के साथ हम स्पष्ट भी करेंगे। क्या है परिभाषा? जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता के बिना नहीं हो सकता है उसे क्या कहते हैं? उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। कौन सा वर्ण कहते हैं? उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, हमने इसकी संख्या भी लिखी थी। इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या है 33। 3 भेद हमने किए थे, जिसमें पहला भेद था स्पर्श। पहला भेद कौन था? पहला भेद था स्पर्श। अब हम स्पर्श की बात करेंगे। कहते हैं कादयोः मावसानाः स्पर्शाः, अर्थात क से लेकर के म तक के वर्ण क्या है? स्पर्श हैं। क से म तक के वर्ण क्या है? स्पर्श हैं। इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या है 25। इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या है 25। ये कौन कौन है? क से लेकर के म तक। क से म तक में क्या क्या आए? क से म तक में आए क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, त, ठ, ड, ढ, र, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि सभी वर्णों में ये जो 25 वर्ण है क से म तक, ये एक विशेष वर्ग में आते हैं, विशेष क्लास में आते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ण में 5-5 वर्ण मिलाकर के कुल 25 वर्ण हुए। चूंकि ये वर्ण एक क्लास में आते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसलिए इसे वर्गीय वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको वर्गीय वर्ण कहा जाता है। इसे स्पर्श वर्ण का दूसरा नाम क्या है? स्पर्श वर्ण का दूसरा नाम है वर्गीय वर्ण। अब हम बात करते हैं दूसरा जो वर्ण है अंतस्थ, इसकी चर्चा करते हैं। ये जो अंतस्थ है, ये 4 वर्ण है, य, र, ल और व। ये क्या है? 4 वर्ण है। इसकी संख्या 4 है। ये य, र, ल, व क्या कहलाते हैं? अंतस्थ कहलाते हैं। तीसरा है उष्म। तीसरा क्या है? उष्म। ये तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह। तालव्य स, ध्यान दीजिएगा, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स। तालव्य स, तालु से उच्चारण हुआ इसलिए ये तालव्य है। मूर्धन्य स, मूर्धा से उच्चारण हुआ इसलिए ये मूर्धा है। और दंत्य स, ये दांत से उच्चारण होता है इस स का, इसलिए ये क्या है? दंत्य स है। उच्चारण स्थान के क्रम में हम इन तीनों वर्णों के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करेंगे और तीनों वर्णों का अलग अलग कैसे उच्चारण हम करेंगे, ये भी वहां पर चर्चा होगी। तो ये 4 वर्ण जो है क्या है? वो उष्म है। अंतस्थ क्या है? य, र, ल, व है। स्पर्श क्या है? क से म तक के जो 25 वर्ण है वो स्पर्श है। ठीक, ये अध्ययन हमने किया। अब सामान्य सूत्र की बात हम करें, पाणिनि सूत्र के अंतर्गत स्पर्श का सूत्र क्या है? स्पर्श का सूत्र है कादयो मावशानाः स्पर्शाः। स्पर्श वर्ण का सूत्र है। स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं? तो कादयोः मावसानाः, कादयोः
मावसानाः स्पर्शाः, क हो आदि में जिसके और म हो अवसान में जिसके, तो क से म तक के वर्ण को क्या कहते हैं? स्पर्श कहते हैं। यनोन्तस्थाः, यन प्रत्याहार है, यन प्रत्याहार में य व र ल वर्ण आते हैं और इन वर्णों को क्या कहा जाता है? अंतस्थ कहा जाता है। तो हमने सामान्य भाषा में आपको पढ़ा ही दिया, य र ल व इन चार वर्णों को क्या कहते हैं? अंतस्थ कहते हैं। और शलश्च उस्मानः, शलश्च उस्मानः, शलः उस्मानः, तो ये सल को क्या कहते हैं? सल अर्थात तालव्य मूर्धन्य स दंत स और ह, शलः उस्मानः, शलः उस्मानः अर्थात उष्म वर्ण कहते हैं किसको? तालव्य स मूर्धन्य स दंत स और ह को। तो हमने वर्णों का अध्ययन कर लिया। अब देखिए वर्गों का, ये जो वर्ण है ना, इन वर्णों का कुछ और क्लासिफिकेशन भी किया गया है, जैसे अल्प प्राण महाप्राण के भेद से और घोष अघोष के भेद से भी इनका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, हम देखते हैं क्या है इस वर्गीकरण में। अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण के बारे में कहते हैं कि वर्गानाम प्रथम तृतीय पंचम यनश्च अल्प प्राणा, अर्थात जो वर्ग हैं, जो वर्ग अर्थात कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग और पवर्ग, ये 5 वर्ग है ना, इन वर्गों के कौन कौन से वर्ण? फर्स्ट वर्ण, थर्ड वर्ण, फिफ्थ वर्ण और य व र ल, इन वर्णों को क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, महाप्राण क्या है? तो वर्गों के सेकेंड, फोर्थ, चौथा, पांचवा, और सल अर्थात तालव्य स, स और ह, इन वर्णों को क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है, प्रायः प्रतियोगिताओं में भी पूछा जाता है और विभिन्न वर्गों की परीक्षाएं जो होती है उन परीक्षाओं में भी ऐसे प्रश्न आते हैं कि दंत्य स निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है? अल्प प्राण महाप्राण, इस प्रकार से प्रश्न आता है। अल्प प्राण वर्ण कौन है, महाप्राण वर्ण कौन है, इस प्रकार से प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं प्रतियोगिताओं में। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करेंगे घोष और अघोष का जो भेद है इस पर। घोष और अघोष, ठीक है, घोष और अघोष की। घोष क्या है? तो वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और य र ल व और ह, ये जो वर्ण है ना, ये घोष कहलाते हैं। अघोष क्या है? तो वर्गों के चतुर्थ वर्ण, पंचम वर्ण, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स, ये जो वर्ण है वो अघोष कहलाते हैं। घोष और अघोष ये वर्ण हुए, और इसके साथ यह जो हमारा वर्णों का सीरीज था कि वर्ण किसे कहते हैं और वर्णों के परिभाषाएं, वर्णों का जो भेद होगा, भेदोपभेद होगा, इसकी चर्चा आज हमने की। तो आज की इस कक्षा में हमने अध्ययन क्या किया? आज की कक्षा में हमने ये पढ़ा कि भाषा क्या है, संस्कृत अगर भाषा है तो संस्कृत भाषा कैसे है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो भाषा नहीं है तो वो भाषाएं क्यों नहीं है। ठीक, इसके बाद हमने वर्ण का अध्ययन किया, संस्कृत में वर्ण कितने हैं इस पर हमने चर्चा की, और इसके अलावे हमने ये सब चर्चा की कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, और इस कड़ी में हमने पढ़ा था
अयोगवाह के संबंध में, ठीक है, माफ कीजिएगा, वो अयोगवाह का जो भेद हमने तीसरा भेद दिखाया था वो अयोगवाह छूट रहा था, ठीक ना। अयोगवाह क्या है, देखिए ये जो अयोगवाह है ना, 4 वर्ण है। अयोगवाह क्या है, 4 वर्णों को अयोगवाह कहते हैं, ठीक है। कौन कौन है, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य और उपधमानीय। जिह्वा मूल्य और उपधमानीय, ये क्या है, 4 अयोगवाह है। ये अयोगवाह क्यों है, क्योंकि पाणिनि का जो, देखिए ये जो व्याकरण शास्त्र चलता है ना, वो पाणिनि के व्याकरण के अनुसार ही चलता है। तो पाणिनि के व्याकरण में इन 4 वर्णों का योग नहीं है, ठीक। इन 4 वर्णों का उस वर्णमाला में योग नहीं है, इसलिए यह क्या है, अयोग है। क्योंकि योग नहीं है इसलिए यह क्या है, अयोग है। और इनका प्रयोग होता है इसलिए यह क्या है, इसका वहन होता है, इनका प्रयोग होता है, योग नहीं होते हुए भी, इसलिए यह क्या है, अयोगवाह है। अनुस्वार क्या है आप सभी जानते हैं, अनुस्वार, यह जो सिंबल है अनुस्वार है, यह जो सिंबल है यह विसर्ग है। अब जिह्वा मूल्य क्या है और उपधमानीय क्या है, तो इसकी आवश्यकता इस स्तर पर नहीं है, इसकी आवश्यकता आगे पड़ती है, वेदों में इसका प्रयोग किया गया है। इसके अलावे आगे संस्कृत साहित्य में इसका प्रयोग देखा जाता है। जिह्वा मूल्य क्या है, तो देखिए यह विसर्ग हुआ और इस विसर्ग को काट दिए तो यह जो सिंबल बना वो अर्ध विसर्ग हुआ, ठीक है। अब यह अर्ध विसर्ग क और ख से पहले होगा ना, तो इसको कहेंगे जिह्वा मूल्य, और यही सिंबल यदि प और फ से पहले होगा तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे उपधमानीय। इसका उच्चारण कैसे होगा, अह क अह ख अह प अह फ, ठीक है। इस प्रकार से इसका उच्चारण हम करेंगे। तो हमने देखा कि अयोगवाह 4 हैं, इसमें से इन 4 अयोगवाहों में से जिह्वा मूल्य और उपधमानीय, इन 2 अयोगवाह से आप परिचित नहीं थे। इसके अलावे अनुस्वार और विसर्ग नाम का जो 2 अयोगवाह है, इन 2 अयोगवाह से आप परिचित थे। अब इस संस्कृत सीरीज की अगली कक्षा में हम देखेंगे क्या, कि इन वर्णों का उच्चारण कैसे होता है, ठीक है। तो इसी के साथ यह कक्षा समाप्त की जाती है। फिर मिलते हैं। अपना परिचय दे दूं तो मैं कुमार सुमन काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन दिनों MA संस्कृत से पढ़ाई कर रहा हूं। धन्यवाद।